हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे प्यारे शेरों। आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 4 में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि ब्रिज एलिमेंट, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि हम बात करें हाइड्रेशन एंथैल्पी की, जैसे कि बात करें लैटिस एंथैल्पी, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा लेक्चर देखेंगे और मज़े लूटेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे लिथियम हुआ तो इसके नीचे आता है सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। जैसे बेरिलियम हुआ तो इसके नीचे आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। ठीक इसी तरह बच्चों, जैसे कि बोरॉन हुआ तो इसके नीचे आता है एल्युमिनियम, गैलियम एंड सो ऑन। जैसे कि कार्बन हुआ तो इसके नीचे आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, जो एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी सबके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP1, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP2। जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और अच्छे से समझा देता, जैसे मान लीजिए आपने लिथियम का किया तो कैसे आ जाएगा 1s2 2s1। जैसे कि आपने बेरिलियम का किया तो क्या आ गया 1s2 2s2। जैसे कि आपने बोरॉन का किया तो क्या आ गया 1s2 2s2 2p1। जैसे कि बच्चों आपने कार्बन का किया तो क्या आ गया 1s2 2s2 2p2। तो हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो देखिए कार्बन का क्या है NS2NP2 है। N बोले तो जनरल टर्म है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कार्बन का है 2s2 2p2, ऐसे सिलिकॉन का होगा 3s2 3p2। उसी तरह से जर्मेनियम का होगा, बच्चों थोड़ा गला खराब है एडजस्ट करिएगा वैसे ही जर्मेनियम का होगा सो ऑन ऐसे। ठीक ऐसे ही देखो बोरॉन का क्या है 2s2 2p1, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा 3s2 3p1, इसका हो जाएगा 4s2 4p1। जैसे देखो बेरिलियम का कितना आउटर मोस्ट शेल का, ये देखो आउटर मोस्ट शेल है 2s2, तो इसका 3s2 4s2 एंड सो ऑन। ऐसे पूरे का हो जाता है। यानी कि किसी भी कन्फिग्रेशन में अगर हम ग्रुप वाइज कन्फिग्रेशन की बात करें तो ग्रुप के सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक जैसी होती है। जैसे लिथियम जो है सोडियम पोटेशियम है और आगे रुबिडियम सीजियम की जैसी केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक वैसे बेरिलियम बाकियों के जैसे, ठीक वैसे बोरॉन बाकियों के जैसे, ठीक वैसे कार्बन भी सिलिकॉन और जर्मेनियम और बाकियों के जैसे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप में रखे गए एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। बट यहाँ बच्चों कुछ अलग पाया गया। जब वैज्ञानिकों ने थोड़ा डेप्थ में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो बच्चों वैज्ञानिकों ने पाया कि few element of second period, few elements of second period shows similarity with few elements of third period which are present at diagonal position of each other, at diagonal position of
ईच अदर। जब आप इसको लिखना तो एक चीज ऐड कर देना अलग कलर के पेन से। जब आप लिखना फ्यू एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, तो इसी में आप लिखना सेकेंड पीरियड के कौन कौन, जैसे कि लिथियम, जैसे कि बेरिलियम, जैसे कि बोरॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। शोज सिमिलरिटी विथ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, तो यहां लिख देना, ये देखो किसके साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं थर्ड पीरियड के, मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या कर दोगे, एल्युमिनियम, और फिर क्या लिख दोगे, सिलिकॉन। अब जरा गौर पूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करो कि लिथियम ऐसे कर देंगे, डायगोनल पोजीशन है कि नहीं, बिल्कुल है। बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डायगोनल पोजीशन पे है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल पोजीशन पे है। ये बात आगे भी चलती है जैसे कार्बन फास्फोरस के साथ, बट वो सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता है बहुत कम सिमिलरिटी होती है। इसलिए प्रॉपर तौर पे अगर हम डायगोनल रिलेशनशिप बोले तो लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन के बीच में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। देखिए क्या बोला मैंने, फ्यू एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, शोज सिमिलरिटी इन दियर केमिकल प्रॉपर्टी, शोज सिमिलरिटी, क्या लिखे हो देख लो इसमें, शोज सिमिलरिटी विथ फ्यू, सिमिलरिटी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, shows resemblance in chemical behavior, shows similarity with the few elements of third period, कौन कौन, ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम और ये सिलिकॉन। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग कुछ और बातें समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके। जैसे हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल पेयर्स। बच्चों डायगोनल पेयर्स कौन कौन है, देखिए सबसे पहले तो लिथियम और मैग्नीशियम है, फिर बेरिलियम और एल्युमिनियम है, और उसके बाद प्यारे बच्चों बोरॉन और सिलिकॉन है। देख लीजिए, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन, ठीक है। अब प्यारे सरकार देखिए, अगर कोई पूछे कि कुल डायगोनल पेयर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल पेयर्स आर 3। 3 पेयर हैं, 6 मत बोल देना, 6 एलिमेंट हैं, 2-2 एलिमेंट मिल करके एक पेयर बनाते हैं। प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती Q/R, जिसे अपन और किस नाम से जानते हैं, आयनिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, आयनिक पोटेंशियल। Q/R को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल। तो बहुत अच्छे से समझना ये बात कि आयनिक पोटेंशियल ऑफ ऑल डायगोनल पेयर्स आर सेम। ध्यानपूर्वक समझना, आयनिक पोटेंशियल for diagonal pairs are same। यानी बच्चों लिथियम पर कितना चार्ज आता है, +1, और मैग्नीशियम पे कितना आता है, +2। अगर हम इसके लिए क्या निकालें, इसके लिए Q/R निकालें, यानी इसके चार्ज को इसके रेडियस से डिवाइड करें, और प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग क्या निकालें, Q/R निकालें। तो हम पाएंगे कि होता क्या है, इनके और इनके लिए भले चार्ज अलग अलग है, लेकिन इनकी ऐसी व्यवस्था साइज बनाती है रेडियस कि इनका Q/R सेम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक ऐसे ही जैसे बेरिलियम पे +2 चार्ज पाया जाता है, तो इसके लिए जो Q/R होगा वो बराबर होगा किसके प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम के, जिस पर +3 चार्ज पाया जाता है Q/R के। ठीक ऐसे ही बोरॉन का जो Q/R होगा वो सिलिकॉन पे +4 चार्ज अगर दिखा दूं Q/R के बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोग बोलें कि सभी डायगोनल पेयर्स के लिए आपस में, इसका इससे नहीं, आपस में, जैसे लिथियम किसका डायगोनल पेयर है, मैग्नीशियम का, तो लिथियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए जो Q/R का रेशियो होगा प्यारे बच्चों वो सेम होगा।
ठीक वैसे ही बेरिलियम और एल्युमिनियम के लिए जो Q/R का रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक वैसे बोरॉन और सिलिकॉन के लिए जो Q/R का रेशियो होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, सेम होगा। पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसे आएगी, थोड़ा आजकल मैं ज़्यादा ही डेस्परेट हो गया हूँ पढ़ाने में, तो आवाज़ थोड़ा गले को मुझे लगता है रिलैक्स देना पड़ेगा। देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो आप इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें। सरकार यहाँ से हमने देखा पीछे डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, डायगोनल पेयर्स किसे बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको केमिस्ट्री में इधर उधर लिखी मिल जाती है, जिसे अपन बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। अब ये ब्रिज एलिमेंट क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहला कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज एलिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज एलिमेंट is applicable in मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बात जानते रहिए, ब्रिज एलिमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ लगता है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मैंने ले रखा है, देखो ये एनसीईआरटी वाला है, ये उतना परफेक्ट नहीं है, इसको मैं थोड़ा परफेक्ट वे में बनाता हूँ। देखो बच्चों होता क्या है, हर ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट को फर्स्ट ए फर्स्ट बी में। एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखता है इतना ज़्यादा डेप्थ में जा करके, बट एक्चुअल में मैंने आपको समझा रखा है कि सभी ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया है एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप नंबर 8। ऐसे ही बच्चों सेकेंड ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया है, कौन कौन, सेकेंड ए सेकेंड बी। सिमिलरली थर्ड ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया है, थर्ड ए और थर्ड बी। ऐसे ही बच्चों फोर्थ ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा गया है, फोर्थ ए और फोर्थ बी एंड सो ऑन। आगे आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ए की, तो ज़रा देखें इसमें हमारे पास कौन मौजूद है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड सो ऑन। और इसमें ज़रा आ जाओ तो पोटेशियम के सामने से ही शुरू हो जाता है CuAgAu। अगर बच्चों सेकंड में आ जाए तो इसमें कौन रहता है, बेरिलियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर सो ऑन। और यहाँ जब आ जाओगे तो आप पाओगे कि यहाँ से शुरू हो जाता है मैग्नीशियम के बाद यहाँ से जिंक। ये देखो इसमें लिखा हुआ, जैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ये अब इसमें थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके लिखे, देखो ये जिंक है, जिंक के नीचे कैडमियम है, कैडमियम के बाद फिर खाली जगह है, फिर मर्क्यूरी है। तो मैं यहाँ जिंक कैडमियम इतना लिख देता हूँ। ये आपको याद नहीं रखना है, देखो आप जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को याद रख भी नहीं पाएंगे। देखिए बात को समझने की कोशिश करते चलिए बस। यहाँ जरा देखिए थर्ड ए में कौन है, बाबा अली गया, इस तरह से। अब कुछ एक आध जगह खाली भी हो सकता है इसमें, देखिए बोरॉन बाबा अली गया नहीं है, ठीक है, इंडिया थैला लेकर के, ठीक है, थैला नहीं है, बाबा अली गया IN तक है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड बी में देखें तो दूसरी तरफ इसके पास एल्युमिनियम के साथ कौन मौजूद है, जरा देखें स्कैंडियम मौजूद है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्कैंडियम लिख दिया। इसी तरह से आगे इतना याद कर लो। देखो तुम्हें इतना हिस्सा याद हो पाए तो याद कर लो, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, उसका भी ट्रिक देता हूँ, सब मिटा मुटा दो। देखो ये इतना याद कर पाओ तो याद कर लो भाई। लिथियम सोडियम पोटेशियम, इधर कॉपर, यहाँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इधर जिंक, और यहाँ पे बाबा अली गया, यहाँ पे स्कैंडियम, इसी तरह से आगे। अब जरा देखना बच्चों, हुआ क्या कि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो सोडियम है ना, ये अपने ग्रुप के साथ तो सिमिलरिटी दिखाता ही दिखाता है। लिथियम देखो जो किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझा रखा है, वो अपनी छोटी साइज की वजह से एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, यानी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की तरह सारे बिहेवियर नहीं दिखाता, वो स्वयं ग्रुप से अलग स्थापित करता है। यानी कि अभी आप इतना ध्यान रखो कि अब
किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट अपनी छोटी साइज की वजह से ग्रुप के बाकी एलिमेंट के जैसा बिहेवियर नहीं दिखाता। यही कारण था कि टिपिकल एलिमेंट हम किसको बोले थे, थर्ड पीरियड को, सेकंड पीरियड को नहीं बोले थे, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाते हैं। जैसे लिथियम ग्रुप 1 की सभी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, बेरिलियम ग्रुप 2 की सभी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता, बोरॉन ग्रुप 13 की सभी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। याद रखो, अभी इसे बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है अपने बाकियों के जैसा सारा बिहेवियर नहीं दिखाता। प्यारे बच्चों, अब ये जो सोडियम है ना, ये अपने ग्रुप के साथ तो सिमिलरिटी दिखाता ही है, ये कॉपर के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता है। यानी ऐसा लिख सकते हैं, देखो सोडियम जो है वो पोटेशियम, रुबीडियम एंड सो ऑन के साथ तो सिमिलरिटी दिखाता भी है, कॉपर के भी साथ दिखाता है। ऐसे जो ये मैग्नीशियम है ना, ये कैल्शियम एंड सो ऑन के साथ तो सिमिलरिटी दिखाता ही है, बट ये जिंक के भी साथ दिखाता है। ऐसे जो एल्युमिनियम है ना, वो गैलियम एंड सो ऑन के साथ सिमिलरिटी तो दिखाता ही है, ये स्कैंडियम के भी साथ दिखाता है। प्यारे बच्चों, इसी रिलेशन को क्या बोला गया, ब्रिज एलिमेंट बोला गया। तो हम ऐसे समझेंगे कि ये देखो जरा किस पीरियड में बिलोंग करते हैं, देखो ये थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है सोडियम, देखो यहाँ 3 लिखा है, अगर आपको विजिबल हो तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड में आता है। तो ध्यान से समझना कि एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड शोज सिमिलरिटी विथ 2 सब ग्रुप ऑफ दियर ओन ग्रुप। ध्यानपूर्वक समझना, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड शोज सिमिलरिटी। जब मैं बोलता हूं शोज सिमिलरिटी तो किसके बीच, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, जो भी उनकी क्वालिटियां आपस में। तो अब हम इसे कोशिश करेंगे डिफाइन करने की। हम बोलेंगे कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट जिस ग्रुप में होते हैं उसी के 2 सब ग्रुप में जो ए और बी में एलिमेंट हैं, उन दोनों के साथ जो है क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत समानता दिखाते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ब्रिज की तरह वर्क कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इनको ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। देखो पोटेशियम से कॉपर तक पहुंचने के लिए सोडियम ब्रिज जैसा बिहेव किया। फिर से बोल देता हूं, इसी बात को अगर नोट करना चाहो तो नोट करके लिख सकते हो कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल शोज सिमिलरिटी इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल शोज सिमिलरिटी in the physical and chemical properties of 2 subgroup of their own particular group. 2 subgroup of their own particular group, अपने खुद के पर्टिकुलर ग्रुप के 2 सब ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। जैसे सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उनके साथ तो सिमिलरिटी दिखाता है, बट सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, कॉपर की भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। सोडियम की जो मैलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है, कॉपर की भी जो मैलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सोडियम कॉपर के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता है। ठीक इसी तरह से जरा देखिए मैग्नीशियम, ये देखिए ये अगर हमारा सेकेंड ए है और ये हमारा क्या है सेकेंड बी, तो मैग्नीशियम सेकेंड ए और सेकेंड बी के एलिमेंट के बीच क्या करता है, ब्रिजिंग की तरह काम करता है। यानी मैग्नीशियम देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिंक भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मैग्नीशियम भी अच्छा कंडक्टर होता है, जिंक भी अच्छा कंडक्टर होता है। तो मैग्नीशियम जिंक के साथ भी काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाता है। यानी कि देखो फिर से बोल देता हूँ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपने खुद के ग्रुप के 2 सब ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच ब्रिज की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी दोनों से थोड़ी थोड़ी मैच करती है। इससे तो ज़्यादा मैच करेगी, थोड़ी थोड़ी इससे भी मैच करती है। तो इन्हीं को केमिस्ट्री में क्या बोल दिया गया, ब्रिज एलिमेंट बोल दिया गया। अब आगे आपको याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि ब्रिज एलिमेंट हैं कौन, तो ब्रिज एलिमेंट अगर आपसे पूछे, देखो कम याद करके ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना आपको आना चाहिए, कम याद करके ज़्यादा रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। जैसे कोई पूछे कि ब्रिज एलिमेंट है कौन, तो हम जवाब दे देंगे कि ब्रिज एलिमेंट कौन है। थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और क्या आ जाएगा, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्लोरीन। ये है थर्ड पीरियड के एलिमेंट। देख लीजिए
यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक देख लीजिए थर्ड पीरियड के यही एलिमेंट है भाई लोगों। तो अब जरा देखें, अब अगर तुम्हें पता लग गया कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट ये हैं, तो कभी कभी आपसे कैसे फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। देखो वो आपसे ऐसे पूछेगा कि चलो भाई ब्रिज एलिमेंट कौन है, तो देखो सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन, देखिए कि ऐसे पूछेगा कि सल्फर एक्ट एज अ ब्रिज एलिमेंट, सल्फर एक्ट एज अ ब्रिज एलिमेंट बिटवीन, और ऑप्शन दे देगा आपको 3 नहीं 4 ऑप्शन दे देगा। आपको दे देगा सेकेंड ए एंड थर्ड बी, आपको दे देगा फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, आपको दे देगा जो है फोर्थ ए एंड फोर्थ बी। और देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 1 2 3 4 5, और आपको दे देगा सिक्स्थ ए एंड सिक्स्थ बी। तो जरा इसका ट्रिक देखिए कैसे, देखिए हमको मालूम चल गया कि ब्रिज एलिमेंट है कौन। तो अब जरा देखो सोडियम पहला ब्रिज एलिमेंट है ना मेंडली पीरियोडिक टेबल में, तो जरा देखो ये किन 2 ग्रुप के बीच सिमिलरिटी दिखाता होगा। सोडियम फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के बीच सिमिलरिटी दिखाता होगा, मैग्नीशियम सेकेंड ए सेकेंड बी के बीच दिखाता होगा। खाली तुम्हें उंगली पे ऐसे गिन लेना है। देखो हमसे पूछ रहा है सल्फर, तो देखो सल्फर कौन से नंबर पे आता है, सोडियम पहला है, मैग्नीशियम दूसरा है, और एल्युमिनियम तीसरा है, उसके बाद सिलिकॉन चौथा है, फॉस्फोरस पांचवा है, और सल्फर छठा है। यानी कि सल्फर कैसे काम करेगा, सिक्स्थ ए और सिक्स्थ बी के बीच में ब्रिज एलिमेंट की तरह काम करेगा। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि जो है क्लोरीन किसके किसके बीच, तो जवाब हो जाएगा 7th ए और 7th बी के बीच कैसे वर्क करेगा, ब्रिज एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। और अगर आपसे पूछ ले जैसे कि मैग्नीशियम, तो क्या जवाब दे दोगे, सेकेंड ए और सेकेंड बी के बीच ब्रिज एलिमेंट की तरह काम करेगा। और ये तो बिल्कुल भी देखो ऐसा ऑप्शन तो हमेशा ही गलत होगा कि एक का ए ले लिया और दूसरे का बी ले लिया। सेकेंड ए थर्ड बी नहीं होता, सेकेंड ए सेकेंड बी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब ब्रिज एलिमेंट पे सबसे गंदा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो जरा देखो, वो अभी तक की जानकारी से उसका जवाब नहीं आएगा। देखिए अगर आपको सबसे गंदा क्वेश्चन मैं बताऊं तो वो पूछ लेगा जैसे कि मैग्नीशियम वर्क एज अ ब्रिज एलिमेंट विथ, तो याद होना चाहिए किसके साथ, जिंक के साथ दिखा रहा है। सोडियम वर्क एज अ ब्रिज एलिमेंट, तो याद होना चाहिए किसके साथ, कॉपर के साथ दिखा रहा है। जैसे आपसे बात करें कि एल्युमिनियम वर्क एज अ ब्रिज एलिमेंट, तो ये क्या याद होना चाहिए, स्कैंडियम के साथ दिखा रहा है। वैसे आज तक ना तो नीट और ना तो जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अधिकतम जो पूछा है वो क्या पूछा है आज तक, ये जितनी बातें मैंने पढ़ाई और ये स्मार्ट वे में अगर कभी पूछा तो ऐसे पूछ ले, कोई एक एलिमेंट दे दिया और बोला कि बताओ ये किसके किसके बीच ब्रिज एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब जरा देखो जो ब्रिज एलिमेंट है और जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो दोनों एक ही बात जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे लिथियम भाई अपने ग्रुप के साथ तो सिमिलरिटी दिखाता ही था, थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट के भी साथ सिमिलरिटी दिखाता था जो डायगोनल पोजीशन पे है। तो देखो टोटल जैसे ये लिथियम और क्या था हमारा बेरिलियम और क्या था बोरॉन, ये 3 और हमारा क्या है बच्चों, अब सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस क्लोरीन, तो इनको भी डायगोनल एलिमेंट में कंसीडर किया जाता है साथ। तो अगर कभी पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो गूगल पे मत जाना, नहीं तो हज़ारों तरीके की इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। वो तो इसी को बोलता है। देखो अभी अगर आप क्योंकि गूगल पे कोई कुछ भी किसी वेबसाइट से उठा के कहीं से कोई चीज़ कॉपी करके डाल दिया तो वो ऐसे रहता है। तुम डायगोनल रिलेशनशिप में जाओगे तो कहेगा कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सब दिखाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बट बच्चों जब आप जेई नीट के कोर कंटेंट में एंट्री मारेंगे तो आप पाएंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ बोरॉन तक प्रॉपर वे में ऑब्जर्व होता है, उसके बाद नहीं। तो सरकारों इस पे भी आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको गहरे से समझें कि क्योंकि
इनका भी जो काम है वो इनके जैसा ही है। ये भी अपने ग्रुप के साथ बाकी के साथ ब्रिजिंग कर रहे थे, जो इनके ब्रिज पोजीशन पे था उनके साथ सिमिलरिटी दिखा रहे थे। ये भी जो इनके डायगोनल या ब्रिज पोजीशन पे था उनके साथ सिमिलरिटी दिखा रहे थे। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, और ये जो ब्रिज एलिमेंट है, इन सब को जोड़ के बोला गया टोटल नंबर ऑफ ब्रिज एलिमेंट कितने मौजूद हैं प्यारे बच्चों? 10 मौजूद हैं। तो ध्यान रहे ये बात अच्छे से। अब देखो एक दूसरी हेडिंग आपके सामने आ गई जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेशन एंथैल्पी। बड़ी गजब की चीज़ है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है जरा देखिए। पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जब कोई चीज़ घुसता है तो उसे चारों तरफ से घेर लेता है। प्यारे बच्चों, जब भी कभी कोई कैटायन पानी में घुसता है तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। देखो OHH, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहता है। रहेगा भी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है। तो कैटायन को जरा देखें तो पानी का जो ऑक्सीजन है वो कैटायन को चारों तरफ से घेर लेगा। कोई पूछे कि क्यों घेर लेगा तो मैं बोल दूंगा कि पानी का जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और जो पानी का हाइड्रोजन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव ही तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी कोई कैटायन पानी के अंदर जाता है तो पानी का जो ऑक्सीजन है उस कैटायन को चारों तरफ से घेर लेता है। अब आप एक अच्छे से बात समझ के रखें कि पूरी पृथ्वी पर जब भी कहीं रिपल्शन लगे तो वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगा, और कहीं भी अगर अट्रैक्शन लगे तो वहाँ एनर्जी रिलीज होगी और प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब। अब ये भी जानते रहिएगा, एनर्जी जो है वो हीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी चीज़ के पास जितनी ज़्यादा हीट होगी उस स्टेबिलिटी, उल्टा बोल गया, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वो जो है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हे माँ काली, अब बच्चों जरा समझना बात को। किसी चीज की जो स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट होती है। जितनी ज़्यादा हीट उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब अगर कहीं अट्रैक्शन लग रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब कोई चीज़ रिलीज होता है कहीं से तो वहाँ उस चीज़ की कमी हो जाती है। जैसे मान ली मेरे पास पैसा है और आप आगे मुझसे पार्टी लेने, तो अब मेरा पैसा रिलीज होगा। मेरा पैसा जितना ज़्यादा रिलीज होगा मेरे पास पैसे की उतनी कमी हो जाएगी, और मेरा पैसा जितना कम रिलीज होगा मेरे पास पैसे की उतनी कम कमी होगी। और यदि मैं पैसा एब्जॉर्ब करने लगा, लेने लगा, तो मेरे पास पैसा बढ़ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे रिलेट कर लो बातों को। अगर यहाँ एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पर एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होता है ये। अब बच्चों जरा देखो, अगर इतनी बात आपको समझती है तो ध्यानपूर्वक समझना। अब आगे डेफिनेशन। जैसे कैटायन को पानी के ऑक्सीजन ने घेरा, सिमिलर वे में अगर कहीं मान लो एनायन मौजूद रहता है तो एनायन को बच्चों पानी के हाइड्रोजन के द्वारा घेर लिया जाता है, क्योंकि पानी के हाइड्रोजन पर क्या मौजूद होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और एनायन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगने लगता है? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो जिस तरह से
किसी एनायन को, जिस तरह से किसी कैटायन को पानी के ऑक्सीजन ने घेरा, ठीक उसी तरह से किसी एनायन को पानी का हाइड्रोजन घेर लेता है। ये बहुत दिल पे मत लेना, ये हाइड्रोजन लिखा है, ये क्या है, OH है, ठीक है। तो अब जरा समझना बात को, एक ये है डेफिनेशन, एक मोल कैटायन या एक मोल एनायन को पानी जब चारों तरफ से घेर लेता है तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। मींस रिलीज होने वाली एनर्जी, यानी इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमेशा ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी डेल एच जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द 1 मोल ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के द्वारा कैटायन या एनायन को चारों तरफ से घेर लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। हीट रिलीज्ड ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कैटायन और 1 मोल ऑफ anion, heat released due to hydration of 1 mole of cation or 1 mole of anion is called hydration enthalpy, is called hydration enthalpy। प्यारे बच्चों, इसको जो है ना शॉर्ट में ऐसे लिखता है del HYDH, हाइड्रेशन, चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन समझ में आ गया अगर, तो इसके बड़े यूजेस हैं और वो भी बड़े खतरनाक। जैसे सबसे पहला यूज जो है वो है टू प्रेडिक्ट द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान पूर्वक समझना, अगर हम लोग कॉपर +1 और कॉपर +2 को ऊपर देखें तो हमें लगेगा +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए क्यों, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो जाएगा Cu+ का कन्फिग्रेशन। क्यों आगे 4s1 3d10 होता है, बट क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल, अरे यार मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कन्फिग्रेशन का लिंक, तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा, समझ जाओ। खिलाड़ी आदमी हो यार तुम लोग, तुम्हें मैं प्रो वर्जन बनाने वाला हूँ, तुम मुझसे बार बार कन्फिग्रेशन पढ़वाओगे तो कैसे काम चलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 हो जाएगा। तो अगर हम सरफेसियली देखें तो हमें लगेगा कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब तो d10 यानी फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब ये d9 हो गया। d9 इज नाइदर फुल फिल्ड और नॉर हाफ फिल्ड। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फुल फिल सबशेल को छेड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भाई पीछे आपको क्या समझाया है, किसने, आहबाऊ ने, या तो फुल फिल सबशेल्स मोर स्टेबल होते हैं या हाफ फिल। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फुल फिल बन गया, दूसरा निकाल दिया तो फुल फिल डिस्ट्रॉय हो गया। यानी हमें लगेगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लगेगा कि कॉपर प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कॉपर +2 की स्टेबिलिटी से, लगना भी चाहिए। बट बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन वगैरह जो है वो पानी के भीतर होता है, यानी सॉल्वेंट के अंदर होता है। अब जैसे कॉपर आपने लिया और यहाँ पे आपने +1 ले दिया, ठीक है, अब इसको भी पानी चारों तरफ से घेरेगा। दूसरा कॉपर लिया आपने, ये +2 है, इसको भी पानी चारों तरफ से घेरेगा। अब जरा देखिए, जो आपने स्टेबिलिटी बताई यहाँ पर, उसमें आपने हाइड्रेशन एंथैल्पी को इन्वॉल्व नहीं किया, आपने सीधे स्टेबिलिटी बता दी, जबकि इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इंक्लूड होगा। अब जरा देखो, हम जानते हैं कि किसी चीज़ पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज कम हो जाती। नहीं जानते हो तो जान लो, या देखो नहीं भी जानते हो इसको तो भी, अभी मान लो नहीं जानते हो तो भी आ जाएगा आंसर, घबराओ मत। कॉपर +2 है तो यहाँ पर जरा देखो, इतना तो जानते हो ना मुझसे, अगर आपने क्या पढ़ रखा है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यानी दो चीज़ों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्यारे बच्चों जरा देखो, अगर यहाँ हम लोग कहें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, वाटर एंड Cu+ के बीच, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कम होगा क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज +1 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज +2 है। हम जानते हैं कि फोर्स चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ेगा तो उसके द्वारा एक्सर्टेड फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके किसके बीच, H2O एंड Cu+2 के बीच, ठीक है, ज़्यादा है। अगर यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो अट्रैक्शन लगने पर हमने पीछे बताया एनर्जी रिलीज होती है, तो कम अट्रैक्शन पे कम एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी वो कम होगी। और अगर कोई कम एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और अगर किसी के पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ क्योंकि चार्ज ज़्यादा है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगा, अट्रैक्शन लगने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन लगने पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी तो उसके खुद के पास एनर्जी कम होगी, और अगर उसके खुद के पास एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बट ऑब्वियस से ज़्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों अब जरा देखो कि ड्यू टू हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या पता लगा, ड्यू टू हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या पता लगा, जरा देखिए Cu+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, Cu+1 से। अब जरा बताओ, अगर आप सरफेसियल जवाब दोगे तो ये रिजल्ट आएगा, डेप्थ में जवाब दोगे तो ये आएगा। अब मेन बात यह है कि सर दोनों में डोमिनेंट फैक्टर कौन है, क्योंकि एक तो कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है ये। तो स्मार्ट बच्चे की तरह अब आप समझो मेन बात कि दिस इज द डोमिनेंट फैक्टर, दिस इज मतलब व्हाट, हाइड्रेशन एंथैल्पी, दिस इज द डोमिनेंट फैक्टर। यानी कि भले ये सब जो फुलफिल नहीं है फिर भी इसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि डोमिनेंसी किसकी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की। अब बच्चे को ये बात तो दिखती है बट ये बात नहीं दिखती, बट जो कोर कंपटीशन के लिए काम कर रहा होगा भाई उसको ये भी दिखेगा और दिखना ही चाहिए। इसलिए जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि Cu+2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, Cu+1 की स्टेबिलिटी से। तो ये हमने एक उसका एप्लीकेशन देखा कि टू प्रेडिक्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत काम की चीज़ है प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, दूसरी इसका और एप्लीकेशन है, होप कि फ्रेम के भीतर होगा, मोबिलिटी। हाँ है बिल्कुल। मोबिलिटी की अगर बात करें बच्चों तो मोबिलिटी होता है चलने की टेंडेंसी, घूमने की टेंडेंसी। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। बड़े प्लेट से जुड़ा हुआ रॉड एनोड कहलाता है, छोटे प्लेट से जुड़ा हुआ रॉड कैथोड। एनोड पे हमेशा कैसा चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव, और कैथोड पे हमेशा कैसा चार्ज मौजूद होता है, नेगेटिव। हमेशा तो नहीं बोल सकते बट जहां पे ये दोनों रिएक्टिव ना हो। प्यारे बच्चों ज़्यादा परफेक्ट डेफिनेशन है कि एनोड वो है जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो है जहां रिडक्शन होता है। प्यारे बच्चों चार्ज के रिस्पेक्ट में हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि एनोड पे हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनोड पे नेगेटिव भी होता है अगर इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। बट क्योंकि फिजिक्स में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए फिजिक्स में ये बोल देने से काम चल जाता है कि एनोड वो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बट एक्चुअल साइंस अगर डेप्थ में घुसोगे तो पता लगेगा कि एनोड वो नहीं है जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड वो है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड वो नहीं है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड वो है जहाँ पे रिडक्शन होता है। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई मेटल ले लेते हैं और उसके साथ कोई एनायन ले लेते हैं, ये मेटल ग्रुप 1 का है, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मेटल पे +1 चार्ज है और ये एनायन पे जो है -1 चार्ज है। प्यारे बच्चों, अब जब हम इसको थोड़ा आगे समझाने की कोशिश करेंगे तो मुझे आपका ध्यान चाहिए। कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ भागेगा तो कैटायन कैथोड की तरफ भागेगा, तो जो भागने की ताकत है, भागने की टेंडेंसी है, यानी कि तेजी से भागेगा तो मोबिलिटी ज़्यादा और धीरे से भागेगा तो मोबिलिटी कम। अब जरा देखो, अगर कैटायन ये है यानी कि Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, तो ध्यानपूर्वक समझें बच्चों, अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो ध्यानपूर्वक समझना, एक शब्द होता है जिसे अपन बोलते हैं बच्चों चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं 10th के नॉलेज के दम पे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो स्पीसीज की साइज बड़ी हो जाती है, इतना हमें 10th में पढ़ाया जाता है। अब जरा देखना, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सभी पे जो चार्ज है वो तो फिक्स है ना, कितना, +1। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम आगे चलें बच्चों और बात को समझें, तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, ठीक है, तो उस पर CD यानी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब चार्ज डेंसिटी अगर कम हो गई यानी चार्ज की हैसियत क्या हो गई, कम। अब हमको मालूम है कि फोर्स तो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर फोर्स चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चों, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। क्वेश्चन पैदा होता है, सर जी किसके किसके बीच, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम होगा बच्चों वो वाटर और मेटल कैटायन के बीच। यहाँ जो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जरा देखो कम वाटर अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो हाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन प्रक्रिया कम होगी। हाइड्रेशन कम होगा। इसको थोड़ा और समझा देता हूँ। देखिए ये था ना, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतनी ज़्यादा पानी इसको घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे, और जितना कम अट्रैक्शन लगेगा उतने कम पानी घेरेंगे। तो देखो, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन और कम अट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, उस कैटायन पे चार्ज कितना है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज की मल्टीप्लिकेशन पे मेजरली डिपेंड करेगा। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हर जगह में सेम मान के चल रहा हूँ, हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइड्रेशन कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन लगने पर एनर्जी रिलीज होती है, कम अट्रैक्शन लगेगा तो कम रिलीज होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा तो जरा देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गया। अब यहाँ कम वाटर घेरे हुए हैं, यानी कि जैसे किसी को मान लो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गया, इसका मतलब कम वाटर आए और कम अट्रैक्शन लगा, यानी उसका बल्कीनेस क्या है, कम है। बल्कीनेस क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। अब बल्कीनेस अगर कम हो जाएगा किसी चीज का तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस बात को ऐसे समझो, लिथियम की साइज बहुत छोटी है इसलिए इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है। अब देखो चार्ज तो सब पे सेम है, चार्ज से फैसला नहीं हो पाएगा, चार्ज डेंसिटी से होगा। जैसे मान लो कि एक पिता है उसके 2 बच्चे हैं और एक पिता है उसके 10 बच्चे हैं, दोनों पिता 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, तो क्या प्रति बच्चा इनकम सेम हुआ, प्रति फादर इनकम सेम है, बट पर बच्चा इनकम डिफरेंट हो गया, क्योंकि मनी डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे सिर्फ 2 लोग कंज्यूम करने वाले हैं, लेकिन मनी डेंसिटी वहाँ पे कम है जहाँ पे 10 लोग कंज्यूम करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वैसे यहाँ जरा देखिए, चार्ज सब पे सेम है, बट जिसकी साइज बड़ी होगी वहाँ चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, जिसकी साइज छोटी होगी उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा, वाटर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा तो खूब वाटर आके घेरेंगे, खूब वाटर आकर के घेरेंगे तो बल्कीनेस ज़्यादा हो जाएगा। अब कोई बल्कि चीज़ चल पाएगी क्या, नहीं चल पाएगी। कोई जो कम बल्कि है वो आसानी से चल लेगा, जो ज़्यादा बल्कि है वो आसानी से नहीं चल पाएगा। तो जो ज़्यादा बल्कि है उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, जो कम बल्कि है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि बल्कीनेस कम तो मोबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब कि अगर हम मोबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि जिसकी साइज बड़ी थी उसकी मोबिलिटी ज़्यादा आ रही है,
यानी CS प्लस की सबसे ज़्यादा, फिर RB प्लस, फिर K प्लस, फिर Na प्लस और फिर Li प्लस। इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकता हूँ, उल्टा बोल सकता हूँ। देखो, जिसकी साइज छोटी उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वहाँ हाइड्रेशन ज़्यादा, वहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। जब हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गया, इसमें तो खूब ढेर सारे वाटर आ गए कि नहीं आ गए, तो वहाँ बल्कीनेस ज़्यादा, जहाँ बल्कीनेस ज़्यादा वहाँ मोबिलिटी कम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से सेम जवाब आएगा कि बड़ी साइज़ का बल्कीनेस क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए उसकी बड़ी साइज़ का बल्कीनेस क्या होता है, कम, इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। छोटी साइज़ का बल्कीनेस क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि छोटी साइज़ होने पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा भारी तो सीजियम है, इसे धीरे धीरे चलना चाहिए, लिथियम तो हल्का, इसे तेज़ी से चलना चाहिए, बट उल्टा होता है। लिथियम अपने पर इतना वाटर चिपका लेता है कि लिथियम का वजन सीजियम से ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसके चाल में क्या हो जाती है, समस्या आ जाती है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ यार कि समझ में आया होगा आपको। अब देखो, इसके लिए थोड़ा IQ भी लगेगा। अब बच्चों देखिए, अगला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका खुद का रिडक्शन हो किसी भी रिएक्शन में, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे, यानी कि स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इन एनी केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझना जरा ध्यान से, जैसे हमारे पास कौन मौजूद है बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब अगर ये गैस में मौजूद हैं तो इन सब की, जरा देखो ये मेटल है, इनकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है। अगर गैसियस फेज में बात हो रही है तो जरा देखो, गैसियस फेज में बात हो रही है तो जो सबसे नीचे होगा, आप 10th की साइंस के बिहाफ पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो जिसकी साइज बड़ी होगी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा होगी उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, कम, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि हमें लगेगा सीजियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, और बिल्कुल सही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको H2O में निकालोगे तो आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी। देखो H2O में रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ऐसे आता है, सबसे ज़्यादा होता है किसका, सबसे ज़्यादा होता है बच्चों लिथियम का, उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। अब ऐसा ऑर्डर कैसे आता है बच्चों, कन्विंस करना पड़ेगा भाई, देखना ध्यान पूर्वक बात को समझना, तब समझ पाओगे, इतना भी आसान नहीं है ये। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा, चलो यही स्पेस ले लेता हूँ, आप ये बात समझना, मेटल है, कैटायन में कन्वर्ट होगा, तो मेटल का तो हाइड्रेशन होता नहीं, बट जैसे कैटायन में कन्वर्ट होगा पानी का ऑक्सीजन चारों तरफ से इसे घेर लेगा। अब जिस मेटल कैटायन का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, ध्यान से समझना, जिस मेटल कैटायन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और परमात्मा इस प्रकृति में स्टेबल चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है। तो जो मोर स्टेबल होगा बच्चों उसका फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वह कैटायन जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए वो झट से बन जाएगा। झट से बन जाएगा तो झट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, झट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इसका मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान से देखो, यहां देखो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो खुद इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ध्यान पूर्वक समझना, मेटल सॉल्यूशन में कैटायन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो कैटायन है तुम्हारा, इसका अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो फट से बनेगा, और इसके बनने में ही तो इसका निकलना छुपा हुआ है। ये निकला, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, यानी इसने कैसे बिहेव किया,
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। तो अब जरा बात को समझना बच्चों, इन दोनों में अगर हम देखें हाइड्रेशन इंथैल्पी तो लिथियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि लिथियम की साइज़ क्या है, छोटी, और सीजियम की साइज़ क्या है, बड़ी। तो जिसकी साइज़ छोटी उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा वहाँ वाटर और कैटायन के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा तो हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा, और इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होगी सीजियम की। तो यहाँ जो पहला डिसीजन हो रहा है वो हाइड्रेशन इंथैल्पी के बिहाफ पे हो रहा है। अगर रेडियस के बिहाफ पे करते तो सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता, क्योंकि सीजियम बड़ा है और उसके न्यूक्लियस का, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन क्या है, कमजोर है। बट हाइड्रेशन इंथैल्पी को अगर आधार बनाओगे तो सीजियम पहले इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लिथियम पहले इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी, और स्पष्ट रूप में बोलूँ अगर और क्लियरिटी के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ हाइड्रेशन इंथैल्पी ओवरकम कर जाता है साइज़ को। जरा देखो, अगर ड्यू टू साइज बोलोगे तो सीजियम को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, और ड्यू टू हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलोगे तो लिथियम को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो डोमिनेंट फैक्टर हाइड्रेशन इंथैल्पी है, इसको कॉन्स्टेंटा नहीं बताने आएगा, याद रखना पड़ेगा। और जब तुम सीजियम से सोडियम पे जाते हो तो साइज डोमिनेट करता है किस पर, हाइड्रेशन इंथैल्पी पे। इसलिए जो बड़ा है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत टॉप का क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल है, इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल उठाया। प्यारे बच्चों, इनको बहुत अच्छे से समझना, बार बार वीडियो को सुनने की कोशिश करना जहां आपको कॉन्सेप्चुअली इशू आ रहा है, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो देखते हैं क्या मदद कर सकता हूं। भविष्य में थोड़ा और कुछ टेक्नोलॉजी और का बेहतर इस्तेमाल करके कुछ डाउट क्लास वगैरह लेने का भी प्लान है मेरे मन में, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट हो पाता है। प्यारे बच्चों, अगली बात कर रहा है वो हाइड्रेटेड रेडियस की। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, देखो, जब कोई कैटायन पानी में जाता है तो पानी चारों तरफ से घेर लेता है उसको। तो एक तो कैटायन की खुद की साइज होती है, तो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को उसका खुद का रेडियस कहते हैं। लेकिन कैटायन के सेंटर से वहां तक की दूरी जहां तक का पानी इससे चिपका हो उसे हाइड्रेटेड रेडियस कहते हैं। यानी जहां तक पानी इसे चारों तरफ से घेर रखा है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं। अब बच्चों देखिए, अगर कोई कहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका रेडियस बताओ, तो हम तो 10th क्लास से पढ़ते आए हैं कि जो टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ता है, सीजियम सबसे नीचे होता है, इसलिए सीजियम सबसे बड़ा, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और फिर लिथियम। इसको यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इनके पीछे का जवाब जो कॉन्सेप्ट है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। बट बच्चों, जब हम इनके हाइड्रेटेड रेडियस की बात करेंगे तो हाइड्रेटेड रेडियस को जरा समझने की कोशिश करो। जिसकी साइज छोटी उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा तो ज़्यादा पानी घेरेगा, यानी हाइड्रेशन ज़्यादा। हाइड्रेशन ज़्यादा तो उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है HR, हाइड्रेटेड रेडियस, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रेटेड रेडियस उसका ज़्यादा होगा जो स्मॉल कैटायन है। यानी अगर अपन हाइड्रेटेड रेडियस RH की बात कर रहे हैं तो जो छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा, और जो बड़ा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा। क्योंकि छोटे कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, बड़े कैटायन की चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, तो उसका हाइड्रेशन कम होगा। दैट्स वाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, लैटिस एंथैल्पी पे और बोलना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। किसी भी सॉलिड को, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सॉलिड है AXBY, और हम हीट करके उसको करस्पॉन्डिंग गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो ध्यानपूर्वक समझिए, एक मोल सॉलिड को उसके करस्पॉन्डिंग गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन, ये G है, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे अपन बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी।
तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ सॉलिड, amount of energy required to break the 1 mole of solid into their corresponding gaseous cation or anion, तो उसे अपन बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग गैसियस कैटायन और एनायन इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हमें कहता है कि पहला फैक्टर व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, यानी कि ऐसी स्थिति में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? चार्ज। जरा देखो ये कुछ ऑप्शन है, अगर बच्चों मैं इनको तोड़ के लिखूं तो ये Na प्लस एफ माइनस है, ये Mg प्लस 2 O माइनस 2 है, ये S Cn पे यानी S प्लस है, और हमारा ये Cn है यानी कि नहीं ये C है, उस कैंडियम है सॉरी, एस सी पे +3 और N पे -3 है, और वो Ti है +4 और कार्बन पे -4 है। देखिए ऐसी स्थिति में जो इन पे चार्ज का मल्टीप्लिकेशन देखो, ये 1 × 1 है, ये 2 × 2 है, ये 3 × 3 है, ये 4 × 4 है। तो हमसे कह रहा है कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज बढ़ रहे हों, तो ज़रा देखो जब चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है तो हमने पीछे आपको क्या सिखाया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो अब उसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े किसके किसके बीच, कैटायन एंड एनायन के बीच, तो हमेशा लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर तुमसे पूछे कोई करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी तो क्या बोलोगे, TiC में सबसे ज़्यादा, फिर SCN में, फिर MgO में, और सबसे कम किस में हो जाएगा, NaF में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए बच्चों तो इनको जब तोड़ोगे तो क्या पाओगे, Na प्लस F माइनस Mg प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2F माइनस Al प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3F माइनस। यहाँ पे भी चार्ज देखो 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, ओवरऑल देखो तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज बढ़ रहा होगा तो ऐसी स्थिति में डिसाइडिंग फैक्टर चार्ज होता है। जितना ज़्यादा चार्ज मिले वहाँ पे समझ लेना उतना ज़्यादा कैटायन एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बच्चों तो उसकी लैटिस एंथैल्पी यानी उसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि अगर इनकी लैटिस एंथैल्पी की बात की जाए कि लैटिस एंथैल्पी का जैसे ये हमारा लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी लिखना चाहें लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, AlF3, फिर किसका होगा MgF2, और सबसे कम किसका होगा, NaF का होगा। और आगे चलते हैं, कहता है दूसरा पॉइंट क्या, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, ऐसी स्थिति में साइज डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे बच्चों ग्रुप 2 के ऑक्साइड ले लें, BeO, MgO, CaO, SrO और BaO। प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा देखो, इस पे +2, इस पे -2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, +2, -2। हमें देखने में तो लग रहा है कि हर जगह चार्ज सेम है, बट एक्चुअली चार्ज सेम नहीं है, क्योंकि इनकी साइज देखो बदल रही है। हम जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। ये बच्चा जानता है 10th के ही नॉलेज के बिहाफ पे। तो देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, टॉप टू बॉटम है। अब जरा देखना, हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है बच्चों चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो चार्ज तो सब पे कांस्टेंट है +2, बट वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, क्योंकि साइज बढ़ेगी। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। यानी टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी घट रही है।
अब जब चार्ज तो सेम है बट चार्ज डेंसिटी घट गई, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक समझना, ये +2 जो है हाई चार्ज डेंसिटी रखता है और ये +2 लो चार्ज डेंसिटी रखता है, क्योंकि बेरिलियम की साइज़ काफ़ी छोटी है और बेरियम की साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो जहाँ हाई चार्ज डेंसिटी होगा वहाँ कैटायन एनायन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होगा, इसलिए यहाँ लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और जहाँ लो चार्ज डेंसिटी होगा वहाँ कैटायन एनायन के बीच लगने वाला फोर्स कमज़ोर होगा, इसलिए यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी कम होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। किसके किसके बीच, कैटायन एंड एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो लैटिस एंथैल्पी भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों कि अगर मैं लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं तो BeO का सबसे ज़्यादा, फिर MgO, फिर CaO, फिर SrO और सबसे कम हो जाएगा BaO। इसी तरह से बच्चों अगर हम और आगे बढ़ते हैं और फ्लोराइड ऑफ ग्रुप 2 ले लेते हैं, जैसे कि BeF2 और MgF2 और CaF2, SrF2 और BaF2। तो प्यारे बच्चों जरा समझने की कोशिश करना है यार बात को। ये भी देखो +2, यहाँ -1, +2 प्रति फ्लोरीन -1 ही होगा ना, -1। यहाँ जरा देखो +2 -1 +2 -1 +2 -1। अगर हम एक कैटायन एक एनायन के बीच, इनके नंबर्स 2 हैं बट प्रति एनायन -1 चार्ज है ना, तो देखो यहाँ भी चार्ज क्या है, कांस्टेंट। बट एनायन का चार्ज तो फिक्स है, बट कैटायन का चार्ज देखने में फिक्स है बट वो एक्चुअली फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ हम साइज बदलने की वजह से चार्ज को ना सोचते हुए चार्ज डेंसिटी सोचेंगे। तो देखो जो कैटायन छोटा होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कैटायन एनायन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। यही सेम ऑर्डर आ जाएगा और सेम एक्सप्लेनेशन यही होगा जो हमने ऊपर आपको समझाया। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सरकारों को ये बात समझ में कई बार बच्चों होता क्या है, एक बड़ा कॉमन सा चीज़ पूछता है लैटिस एंथैल्पी के बारे में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जरा समझना। मान लीजिए आपके पास कोई आयनिक सॉलिड है M+X-, इसको आप पानी में डालते हो, तो ये टूट जाता है। तो इस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जनरली तो सॉल्ट टूट जाते हैं बट कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जो नहीं टूटते हैं। तो मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछता है जो जानना आपको ज़रूरी है। देखिए, कोई चीज़ जब सॉल्ट टूटता है बच्चों तो उसका हाइड्रेशन होता है, कैटायन को भी पानी चारों तरफ से घेर लेता है, एनायन को भी पानी चारों तरफ से घेर लेता है। यानी कि हाइड्रेशन जब होगा तो हाइड्रेशन एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और हाइड्रेशन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हमें हीट क्या होगी, मिलेगी। अब बच्चों दूसरी चीज जरा देखो कि जब कोई चीज टूटा और हाइड्रेशन हुआ तो हीट मिली, और तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो कोई चीज़ जरा देखो, दो स्थितियां होती हैं, एक तो हीट लगती है तो टूट जाता है और फिर उसके बाद हीट मिल जाती है। ध्यान से समझना, प्रॉफिटेबल सौदा क्या होगा, जब मिलने वाली हीट लगने वाली हीट से ज़्यादा हो। यानी कि जब हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी सॉल्ट के लिए ज़्यादा होगा किससे, लैटिस एंथैल्पी से, तो ये फायदे का सौदा होगा नेचर के लिए। तो फट से वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली टूट जाएगा, क्योंकि टूटने के बाद जो हीट मिल रही है, टूटने के टाइम पर लगने वाली हीट से अगर ज़्यादा है तो बताओ फट से टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यानी किसी भी सॉल्ट के डिसोल्यूशन का, घुलने का सबसे आसान रास्ता क्या रहता है कि उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके लैटिस एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से क्या हो प्यारे बच्चों, ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें मैंने बोली और वो सब आपको समझ में भी आई हों।